हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालेवार और लिंकिंग लॉस के इस ऑनलाइन लीगल प्लेटफॉर्म पर आज आपके बीच में एक हकीकत वाली कहानी बयां करने आया हूं। इससे पहले इस कहानी को मैं शुरू करूं, बस आपसे इतनी गुजारिश जरूर है कि जो जो लाइनें, जो जो शब्द इस वीडियो के अंदर आप सुनने वाले हैं ना, उन शब्दों को महसूस जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक हकीकत को आपकी आंखों के सामने रखने का एक जीता जागता प्रयास रहेगा। ये बात है 19 साल की एक लड़की जिसका नाम है मनीषा, जिसके पिता संजय। इसके पिता एक मजदूरी लेबर वर्क करने वाले एक सामान्य व्यक्ति। तो परिवार की आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं थी। ये घटना मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये भारत देश के हरियाणा राज्य भिवानी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। वहाँ पे एक शहर है ढाणी लक्ष्मण। तो वहाँ से ये लड़की जो है क्या करती है, बिलोंग है जो करती है। और किस तरीके से ये चीज़ें जो हो रही है ना, वो वाकई में दिल को बहुत दहलाने वाली है। तो मनीषा नाम की 19 साल की लड़की अपने पिता को, अपने परिवार को थोड़ी आर्थिक सहायता मिल सके, इसके लिए क्या करती थी, एक प्ले स्कूल के अंदर जो है पढ़ाने का काम करती थी। बच्चों को एक तरीके से वहाँ पे डीलें जो करती थी प्राइवेट स्कूल के अंदर। उससे थोड़ी बहुत कुछ पैसों की मदद हो जाती थी, तो पिता को एक सहयोग है जो लग जाता था। लेकिन साथ ही साथ में 19 साल की बच्ची बहुत ही पढ़ने में एक्सपर्ट, पढ़ने में एकदम मेधावी टाइप की थी। आगे बढ़ने की इच्छा भी रखती थी। उसे पता था कि ज़िंदगी के अंदर जो है कुछ और हासिल नहीं करेंगे तो समस्याएं दूर नहीं होगी, चाहे वो आर्थिक समस्याएं हो कोई और हो। तो उसके मन में पढ़ने के प्रति भी एक जागरूक, एक तरीके से अलग जो है इच्छा थी, क्यूरियोसिटी थी। तो वहाँ पे कॉलेज है नज़दीक के अंदर, तो कोई आइडियल कॉलेज करके वहाँ पे था, तो जहाँ पे बीएससी नर्सिंग जो है वो डील करना चाह रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, 11 अगस्त 2025, वो अपने पापा को फ़ोन करती है, संजय को, और कहती है कि पापा मैं उस कॉलेज जा रही हूँ क्योंकि मुझे बीएससी नर्सिंग से जुड़ी हुई सारी जानकारी जो है वो चाहिए, कि क्या क्या फॉर्मेलिटी लगानी है, कितने टाइम का कोर्स रहेगा, कितना फ़ीस लगेगा, वगैरह वगैरह। होता है ना, एक सामान्य स्टूडेंट अपन कॉलेज जाके इंक्वायरी करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से उसने अपने पापा को बताया कि मैं कॉलेज जा रही हूँ और वहाँ पे इस तरीके से जो है जानकारी लेना चाह रही हूँ बीएससी नर्सिंग का, ताकि मैं एडमिशन है जो ले सकूँ। पापा ने कहा ठीक है बेटा, बेट थोड़ा कोशिश करना, टाइम पे घर आ जाना, क्योंकि हर एक लड़की का जो पिता होता है ना, वो अपनी बच्ची के लिए चिंता अपने मन में रखता है। शाम हो गई, 5 बज गए, 6 बज गए, 6:30 बजे। उसके पिता थोड़े टेंशन में थे कि यार 6:30 बज गए, क्योंकि देखो फ़र्क पड़ता है ना, जब एक इंसान पिता बनता है तो उसको अपनी बच्ची के प्रति एक अलग ही तरीके की जो है संवेदना है जो रहती है। 6:30 बज के सोच ही रहा था कि अचानक उसके फ़ोन पे जो है अपनी बेटी का, उसकी बेटी का यानी कि मनीषा का फ़ोन आता है। जैसे ही उसने वो फ़ोन पिक किया, फ़ोन काट दिया गया। उससे मनीषा की बात नहीं हो पाई। अब यहीं से उस पिता संजय के मन में जो है नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो गए, क्योंकि उसकी बेटी कभी ऐसा करती नहीं है कि फ़ोन करके काट दे वगैरह, कुछ हो जाए ना। हाँ, एक ज़रूर था कि हो सकता है फ़ोन जो है क्या कहते हैं उसको, डिस्चार्ज हो गया हो, चार्ज नहीं हो वगैरह, और स्विच ऑफ हो गया हो। लेकिन फिर भी उसके पिता ने 10-15 बार वापस कॉल ट्राई करने की कोशिश की, बट कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया। अब उसके पिता को संदेह था, क्योंकि उसने अपनी बच्ची को ऐसी परवरिश तो दे रखी थी कि अगर कुछ से कुछ हो जाए, अगर खुद का फ़ोन भी ख़राब हो जाए, तो भले किसी और से फ़ोन एक तरीके से लेके एक बार मुझे कॉल करके इन्फॉर्म है जो ज़रूर करना, खासकर तब जब रात का लेट समय हो जाए। तो उसको डाउट हुआ। तो कुछ समय ट्राई करने के बाद फिर वो बस पकड़ के उस कॉलेज के पास चला गया जहाँ पे उसकी बेटी है जो गई थी। अब सुनना, यहाँ पे आपको दो तरीके के गुनहगार देखने को मिलेंगे। एक वो जिन्होंने हकीकत में गुनाह किया है, और एक वो जिन्होंने अनजाने में गुनाह किया है। समझिएगा इस पूरी कहानी के अगले पड़ाव को। उसका पिता जो है वो वहाँ पे कॉलेज पहुँचता है, और कॉलेज में जिस जगह पर है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। बाहर जो कैंपस था ना, सीसीटीवी कैमरे वाकई में सुरक्षा के बहुत अच्छे उपकरण हैं, है ना, लगे हुए थे वहाँ पे। वो अंदर जाता है और अंदर 3 लोग उस ऑफिस के अंदर बैठे हैं। 3 में से 2 लोग नशे की हालत में, यानी कि उन्होंने ड्रिंक कर रखा है, शराब का सेवन है जो कर रखा है। तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज जो अपने आप में बयां कर रही थी। तो जब उसने पूछा कि भाई मनीषा नाम की कोई लड़की आई थी क्या आज आपके पास में पूछताछ करने के लिए, कोई जानकारी लेने के लिए, तो वो 2 तो इतने कुछ बोले नहीं, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति या तो शायद थोड़े होश में होगा, या फिर हो सकता है उसने उस समय तक शराब का सेवन नहीं कर रखा हो।
तो उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे वैसे कोई नहीं आई, आप जाइए बाहर जाइए, मेरे ऑफिस का समय खत्म हो गया। ऐसे करके उसने उनको बाहर भेज दिया। पिता को डाउट था क्योंकि वो लोग नशे की हालत में थे, और अक्सर समझदार इंसान भी नशे की हालत के अंदर हैवानियत को अपने अंदर जन्म दे देता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ वहाँ पे। तो ऐसे केस के अंदर पिता को डर और बढ़ गया। तो उसने पुलिस को जो है फ़ोन लगाया। वहाँ पे पीसीआर की जो वैन है, पुलिस की वैन जो है वो पहुँचती है और पूछती, भाई आपने फ़ोन किया, बताओ क्या बात हो गई। तो उसने सारा का सारा घटनाक्रम इस तरीके से बताया और कहा कि इन लोगों से आप जाके पूछिए, शायद मुझे तो ये कुछ बता नहीं रहे हैं, आपको पुलिस के हिसाब से कुछ बताया तो जानकारी मिले। वो पुलिस वाले गए, अंदर गए, 2 मिनट बातचीत कुछ हुई होगी, फिर वापस लौट के आगे और बोला कि नहीं नहीं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। और वही अनजान बन गया, कोई बात नहीं, आ जाएगी, आप लोग घर जाइए, नहीं आप परेशान मत होइए, आपकी बच्ची आ जाएगी। ऐसा पुचकार के उसको जाने के लिए कहा। बट वो तो पिता था, ज़िद्दी पिता, अपनी बच्ची के लिए परेशान। उसने कहा, साहब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इनसे अभी ये सीसीटीवी लगे हुए हैं, आप सीसीटीवी तो देख लीजिए, मुझे इन पे संदेह है क्योंकि ये नशे की हालत में है और इन्होंने कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत चीज़ है जो की होगी, वरना इस तरीके से कार्यालय में बैठ के, जो ऑफिस में बैठ के कौन शराब वराब का सेवन है जो करता है वगैरह वगैरह। तो आप जाके इनको बोले कि सीसीटीवी कैमरा दिखा दो। पुलिस निसंदेह यहाँ पे षड्यंत्र के अंदर प्रत्यक्ष रूप से गुनहगार नहीं होगी और ना ही इस तरह का कोई आरोप इस कहानी के अंदर हम लगा रहे हैं। बट फिर भी वहाँ पे गए, पुलिस के कहने पर अंदर जाती हैं और जाके वही बात कहते थे। वो लोग बताते हैं कि भाई सीसीटीवी अभी तो नहीं दे सकते, सीसीटीवी जो है वो कंट्रोल रूम अलग बना हुआ है और वहाँ पे जो स्टाफ है वो स्टाफ अभी यहाँ पर है नहीं, ताला लगा हुआ है, इसलिए आप या तो सुबह आ जाइए, सुबह आपको देखना हो देख लीजिएगा। और वो करके वो पुलिस वापस आ जाती है। अब देखो, पुलिस जहाँ पे अपनी पावर इस्तेमाल करनी थी वहाँ नहीं कर पाई। उस समय पुलिस इस संवेदना को नहीं समझ पाई कि एक युवा लड़की अगर गायब है तो उसके पीछे कई और कारण भी हो सकते हैं। लेकिन जो मैं बात आपको आगे बताने जा रहा हूं, हो सकता है उन बातों को सुनने के बाद में पुलिस के संवेदनहीन रवैये से आपको भी नाराजगी हो। वो पुलिस बाहर आती है और उस पिता से कहती है कि अरे आप घर पहुंचो, आपकी बेटी आ जाएगी, कहीं गई होगी, है ना, किसी के साथ गई होगी। ऐसे वक्तव्य जो है इन्होंने इस्तेमाल किए और इन वक्तव्य से भी और खतरनाक और गंदे वक्तव्य भी पुलिस के द्वारा आगे इस्तेमाल किए गए, जो मैं आपको इसी कहानी के अगले पड़ाव में बताने वाला हूं। ऐसे करके उन्होंने इस पिता को वहां से भेज दिया। उसका पिता घर पे आया लेकिन चिंतित था। उसने आसपास के लोगों को, जिनकी जान पहचान में थे, उनको इकट्ठा किया, बताया कि भाई बेटी आई नहीं है। तो फिर उन सब लोगों ने इस तरीके से ढूंढना वूढना है जो स्टार्ट किया। अब 11 अगस्त की ये बात है और अगले दिन 12 अगस्त तक शाम को 6 बज के, यानी कि 24 घंटों का एक समय जो है कह सकते पूरा हो गया। बट वहां तक जो है पुलिस के द्वारा कोई इतना सख्त एक्शन है जो नहीं लिया गया। लेकिन जब अगले दिन पूरी भीड़ के साथ गांव के कई लोग गए और पुलिस थाने गए तो पुलिस को भी लगा भाई मामला होगा, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करी। लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बाद भी क्या वहाँ पे इस तरीके का कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया? तो इसका जवाब है नहीं। मतलब अगले दिन भी कोई सीसीटीवी कैमरे चेक नहीं हुए। आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि इस कहानी के अंदर एक एक दिन की बड़ी अहमियत है। तो अगले दिन भी कोई सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे नहीं चेक हो पाए। 12 अगस्त को 24 घंटे बाद में वहाँ पर एक तरीके से एफआईआर लॉन्च होती है और पुलिस कहती है कि हम तहकीकात करते हैं, चिंता मत करो, आपके बच्चे को लेके आ जाए। बस एक डायलॉग, तुम परेशान मत होइए, इतने परेशान क्यों हो रहे हो, चिंता मत करो, हम ले आएंगे, वो ले आएंगे। इस तरीके से उन्होंने, पुलिस ने उसको, संजय को, अन्य गांव वालों को इस तरह से ढांढस है जो बंधा के रवाना कर दिया। फिर लगभग काफ़ी टाइम तक जो है इस चीज़ का विरोध है जो चलता रहा। अगले दिन पिता वापस जाता है वहाँ पे। बात 13 अगस्त की है। ये 13 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। 13 अगस्त को उसका पिता वापस कुछ पूछताछ करने के लिए जाता है कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो उस समय तक क्या है, कोई खबर नहीं आई कि भाई लड़की का क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो पुलिस के कुछ स्टेटमेंट मैं आपको सुना देता हूँ। पुलिस वहाँ पे, ये बात है हरियाणा के लोहारू थाने की, और अगर यहाँ पे पुलिस गलत नहीं होती ना तो आगे जाके शायद इस थाने के लगभग पुलिस कर्मियों को सस्पेंड नहीं किया जाता। पुलिस ने वहाँ पे उस समय उनसे कहा कि अरे भाई तेरी बेटी भाग गई होगी, लड़की पिकनिक मनाने गई होगी। यहाँ पे पिकनिक जिस शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया, आप समझ जाइए कि किस तरह इशारा है जो किया जा रहा है। वो तेरे पास वापस आ जाएगी, शादी का कार्ड लेके आएगी, शादी का कार्ड लेकर आएगी। ये बातें उसको पता है। उसके पिता के ऊपर है ना, घाव के ऊपर नमक छिड़कने वाली जो बातें होती है।
अब आप कल्पना कीजिए कि एक पिता जो अपनी बेटी के लिए, एक 19 साल की बेटी के लिए इस तरीके से भटक रहा है, इस तरीके से उसके घर पे किसी ने ढंग से खाना नहीं खाया होगा, 2 दिनों तक क्या बीतती है उस परिवार पे, जिस परिवार की एक यंग लड़की घर से गायब है। अंदर की रूह कांप जाती है। भगवान न करे ऐसा कोई दिन हमारे साथ कभी भी ऐसा कुछ आए, लेकिन हमारी अगर वाकई बहन है, कोई भी है, वो अगर इस तरीके से 48 घंटे बीत जाए और उसकी कोई खैर खबर ना हो, तो मन में हर तरीके के विचार आते हैं। क्या हुआ होगा उसके साथ में, पता नहीं किन लोगों ने पकड़ा होगा, क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा। और उस समय अगर कोई आपको ये कह रहा है भाग गई होगी, पिकनिक मना रही होगी, शादी का कार्ड लेके आ जाएगी ना, तो अंदर का जो आदमी है ना, वो कहता है कि सामने वाले व्यक्ति को अभी स्वर्ग लोक के दर्शन करवा दें। ऐसी की ऐसी मनोदशा उस समय संजय यानी कि मनीषा के पिता की थी। फिर भी क्या करता, मजबूर लाचार गरीब पिता, उसके हाथ में कुछ होता नहीं है। पैसे वाले सब कुछ करवा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो दंश चुभता है ना, वो इन पिता को चुभता है। कई ऐसे मतलब बड़े बड़े खानदानी लोग होंगे जिनके लिए छोटी मोटी चीज़ें बहुत आम है। देखो, ये जो शब्द मैं कहने जा रहा हूँ बहुत ही गंदा शब्द है ये, लेकिन किसका रेप होता है? रेप उसका होता है जो असहाय है। न्याय किसको नहीं मिलता है? जो असहाय, जो निर्धन है, उसके लिए हमेशा दिक्कतें होती है। कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। तो अब 13 तारीख को पुलिस के पास फोन आता है। फोन ही आता है कि वहां पे एक एरिया है लोहारू के पास, सिंघाणी गांव। तो सिंघाणी गांव के अंदर जो है खेत में एक लाश मिलती है। एक लाश जिसकी हालत इतनी भयावह तरीके से कि उसको शायद शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल हो। एक लाश जिसके गले को 90% तक काटने का प्रयास कर दिया गया है, जो सिर्फ लटकती हुई हालत के अंदर है। एक लाश जिसको एसिड पिलाया गया हो, एसिड पिलाया गया हो, और अंदर से उसके पूरे के पूरे बॉडी इस तरीके से जल चुकी हो, खतरनाक तरीके से अंदर से जो है ना, शरीर का जो है ना एक एक हिस्सा जो है इस तरीके से विषत विषत हालत में चला गया हो। एक लाश सिर्फ जिसका जबड़ा यहां तक है, बाकी ऊपर का पूरा सिर अलग हालत में चला गया हो। एक लाश जिसकी पहचान करना मुश्किल हो पा रहा हो, इस तरीके से पूरे शरीर पर एसिड फेंक दिया गया, पूरे शरीर पर इस तरीके से तेजाब फेंका गया ताकि उस बॉडी की पहचान ना हो। पुलिस वहां पे जाती है, बट लेकिन पुलिस को अंदाजा नहीं लगता किसकी लाश है, क्या नहीं है। फिर वो घर वाले जो है ना मनीषा के, वो वहां पर आते हैं, और जब वो उस लड़की के कपड़े देखते हैं तो उन कपड़ों के आधार पर पहचान जाते हैं कि ये उनकी मनीषा है। अब उनका परिवार, उनके पैरों के नीचे से जमीन हिल गई। उस लड़की की ऐसी हालत थी मानो कितने ही दरिंदों ने उसके साथ में दरिंदगी करके उसकी ज़िंदगी को 1 से 2 दिनों तक इतना नर्क से भी बेहतर करके फिर उसको मार के, काट के, तेजाब छिड़क के, गला रेत के फेंक दिया हो। उस हालात में बॉडी मिली थी। अब परिवार का रोष, एक परिवार का क्रोध जो है स्टार्ट होता है। एक लड़की का पिता जिसकी लड़की के साथ में इतना कुछ हो गया ना, अब उसको सिस्टम की कोई परवाह नहीं है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता पुलिस क्या सोचे, दूसरे लोग क्या हो रहे। उसने सीधी एक बात को कह दी कि हम बॉडी नहीं उठाने वाले, हम ये लाश नहीं उठाएंगे। और ऐसा कह के विरोध स्टार्ट होता है यहाँ पर। अब पुलिस वालों के लिए एक खतरनाक सीन स्टार्ट हो। क्यों? क्योंकि इस हालात पे पहुंचने के बाद में पुलिस ने ऐसा एक्शन, अगर 11 अगस्त को शाम के समय जब उसके पिता ने कहा था ऐसा ऐसा है, उस समय अगर उसकी बात मान के सीसीटीवी कैमरे चेक कर ली जाते या कोई और चीज हो जाती, कुछ जांच पहचान होती, पड़ताल होती, तो शायद मनीषा जिंदा होती। बट पुलिस ने ऐसा कुछ किया नहीं। सारा खेल समय का, 11 अगस्त की, 12 अगस्त की, 13 अगस्त को बॉडी का पोस्टमार्टम है जो कराया गया। और अब मैं जो आपको बताने वाला हूं उसमें से और कुछ बातें और भी शर्मनाक है। अब हुआ क्या कि 12 अगस्त को जो है उसका नज़दीक के एरिया में पोस्टमार्टम कराया गया, मतलब वहाँ पे मेडिकल जांच कराएगी, और वहाँ पे जो है उन्होंने किसी भी तरीके का रेप होने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, इस लड़की के साथ में कोई दरिंदगी नहीं होगी, नहीं हुई, ऐसा उन्होंने उस मेडिकल रिपोर्ट में कहा। बट वो पिता और वो सोसाइटी और वो लोग जो उस पिता के साथ में खड़े, उन्होंने वो बात स्वीकार नहीं करी। मामला और गंभीर हुआ। फाइनली जो है
कई दिनों तक जो है, लगभग 7 से 8 दिनों तक जो है ये तय किया गया कि इनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इस लाश का न्याय चाहिए हमको, क्योंकि देखो अंतिम संस्कार करने के बाद अब डेड बॉडी खत्म हो तो आप क्या कोई भी चीज़ अगर आपको पता लगानी भी है तो कैसे पता लगाओगे। अब पिक्चर में आती है हरियाणा सरकार, जिसके सीएम नायब सिंह सैनी जी। जब धीरे धीरे ऐसा मामला उन तक पहुंचता है तो उनके द्वारा एक एक्शन लिया जाता है तुरंत, और वो एक्शन लिया जाता है कि वहां के जो एसपी है मनवीर सिंह जी, उनका तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है और 5 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया जाता है जो इस थाने से संबंधित थे। लेकिन लोगों का जो दर्द है ना, वो इन ट्रांसफर सस्पेंशन से शांत होने वाला नहीं था। और इसी बीच तो हद तब हो गई जब ये सस्पेंडन होने के बाद में लगभग इस घटना के 5 दिन बाद, बात होगी तकरीबन 18 अगस्त की, पुलिस वालों ने एक नया टर्निंग पॉइंट क्रिएट किया। एक सुसाइड नोट अचानक वायरल होता है, अंग्रेजी में लिखा हुआ, और कहा जाता है कि ये मनीषा का सुसाइड नोट है और मनीषा ने कीटनाशक पेस्टिसाइड खरीदा और खुद कंज्यूम किया और इसके कारण उसकी मृत्यु होगी। तो ये पूरा का पूरा आत्महत्या का मामला है। शर्मनाक तरीके से सोचना चाहिए कि जब 90% गर्दन रेती गई हो, इस तरीके से जबड़े के अलावा आपके हेड का कोई हिस्सा नहीं बचा हो, शरीर की इस तरीके से शत विशत हालत है, ये चीजें आत्महत्या की सिम्टम है। ऐसी बात वहां पर सामने आई। सीधी सी बात है, मानने को स्वीकार करने का कोई सीन था ही नहीं। यहाँ पे वहां पे आईजी हैं, आईजी वाईपून सिंह जी, उन्होंने खुद पुलिस की इस कार्यशैली पे सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर सुसाइड नोट तुम्हारे पास था तो जिस दिन 13 अगस्त को ये बात हुई तो उसी दिन तुमने क्यों नहीं बताया? आज तुम 5 दिन बाद इस सुसाइड नोट के बारे में बात क्यों कर रहे हो? तुमने उस समय हत्या का मामला क्यों दर्ज किया 13 अगस्त, मतलब इसको हत्या के रूप में क्यों बताया? स्वाभाविक सी है, एक गढ़ी हुई कहानी जो यहां पर लगती है। और अब जो फैक्ट आपको बताऊं वो कानूनी रूप से आप इसको यकीन करेंगे। उसके पिता ने कहा कि मेरी बेटी को अंग्रेजी में लिखना नहीं आता और जो सुसाइड नोट था वो इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ था। अब देखो यहाँ पे एक और टर्निंग पॉइंट आता है, इंग्लिश में सुसाइड नोट लिखा हुआ था, यानी कि कहीं न कहीं जो व्यक्ति गुनहगार इन्वॉल्व है वो पढ़ा लिखा है। अनपढ़ व्यक्ति कई बार ऐसी हरकतें नहीं कर पाते जितने पढ़े लिखे बड़ी बड़ी बातों को चीज को अंजाम दे जाते हैं। तो अब वो पिता ने यही कहा कि मेरी बेटी इंग्लिश में नोट नहीं लिख सकती। इस बात को लेकर शोर था कि यहाँ पर बात कुछ और है। फिर फाइनली जो सैनी सरकार है हरियाणा की, क्योंकि लोगों को पुलिस के ऊपर विश्वास उठ चुका था, पुलिस जहां पर एक रक्षक का काम करती है, लेकिन अगर वो समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर अपनी कार्यशैली को लेकर संदेहपूर्ण रवैया अगर तैयार करती है ना, तो वहां पर पुलिस का विश्वास जो है, लोगों का विश्वास जो है पुलिस पर उठना स्वाभाविक है। और ऐसा ही हुआ। तो सैनी सरकार ने अब ये जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी। एक राज्य सरकार के द्वारा अपने पुलिस डिपार्टमेंट को भरोसा में कोई ऊपर भरोसा ना करके सीबीआई को सौंपना, ये एक अपने आप में इस चीज़ का इंडिकेशन होता है कि शायद वो पुलिस के सिस्टम से या फिर जनता की नाराज़गी से खुश नहीं थे। सीबीआई सरकार को जो है जांच सौंप दी गई यहाँ पे। अब सीबीआई जो है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, सीबीआई को जांच सौंप दी गई। अब सीबीआई जो है इस केस के अंदर मनीषा के हत्याकांड का पता है जो लगा रही है। धीरे धीरे कई सारे फैक्ट आएंगे, लेकिन एक मुहिम हमारे देश में भी चल रही है। 2012 एक चलती बस के अंदर एक लड़की को बेरहमी से, मतलब इस तरीके से अप्राकृतिक रूप से उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर रॉड डाल के, रेप करके, दरिंदगी के साथ में उसको मार के, नग्न करके किनारे फेंक दिया गया। और हमारे सोसाइटी के कई लोगों ने ये कहा, रात को कर क्या रही थी, रात को ऐसे बाहर जाओगे तो ऐसे ही होगा। कई लोगों ने कहा। इस वाले केस के अंदर भी है ना, जब तक मनीषा की डेड बॉडी नहीं मिली ना, सिर्फ पुलिस ही नहीं, कई आसपास के लोग के मन में भी कई तरह की चीजें आती है, वाकई में भाग गई होगी। क्यों? क्योंकि आजकल 2-3 कांड ऐसे हो गए ना, जहां पे कुछ कूट मस्तिष्क की महिलाओं ने कुछ गलत कर दिया तो हमने पूरी स्त्री प्रजाति के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। जबकि घर के अंदर औरतें, पत्नियां, ये तो कई बार घरेलू हिंसा की शिकार होती है। अरे ये तो 10% महिलाएं होगी जिन्होंने क्या कर दिया है, उल्टे कामकाज करना शुरू कर दिया है, अपने पतियों को मारना शुरू कर दिया है। लेकिन बाकी के, या अपने धोखाधड़ी देना शुरू कर दिया, बाकी के तो ईमानदार है ना, लेकिन वो तो कब से भुगत रहे हैं। खैर बहरहाल मुद्दा इतना सा है कि इस बच्ची को, इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए।
ये जो भी दरिंदे सामने आए, मतलब गांव का एक एक शख्स ये कह रहा है कि इस हैवानियत से कोई किसी को कैसे मार सकता है। ये बात वहां पे आ रही। जस्टिस फॉर मनीषा होना ही चाहिए। और ये सिर्फ उसके पिता की डिमांड नहीं है, हर देशवासी के अंतर्मन की आवाज भी है। क्योंकि ऐसी हरकत करने वाला, क्या गलती हुई होगी उसकी, और गलती हुई भी होगी तो ऐसी कुछ, पहली बात तो गलती का शब्द यूज करना ही गलत है। इतना सा है, बीएससी नर्सिंग कॉलेज में इंक्वायरी करने गई थी और वहां पे कुछ दरिंदों की नजर उस लड़की को पड़ गई हुई, अकेली थी ना, इसीलिए शायद। इस पूरे घटनाक्रम से वाकई में जब आंख बंद करके सोचता है ना, मन को बहुत चोट पहुंचती है। कहाँ है अपनी बेटियां सुरक्षित, कहाँ है लड़कियां सुरक्षित। तरह तरह के कमेंट करना, लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती है, वो कपड़े पहनती है। तुम्हारे अंदर की जो राक्षस प्रवृत्ति है उसके बारे में क्या कहोगे। ये वक्तव्य उन लोगों के लिए है जो अपनी संकीर्ण मानसिकता से बाहर नहीं आ पाते, या फिर जो किसी को उसकी पोशाकों से, उसकी बोलचाल की भाषा से जल्दी ही जज करना शुरू कर देते हैं। कभी भी किसी इंसान को निर्णय तक नहीं पहुंचना चाहिए, खासकर तब तक जब तक हर चीज़ का कोई समाधान, हर चीज़ का कोई साक्षिक मूल्यांकन ना हो जाए। जस्टिस फॉर मनीषा, इसी शब्द के साथ में मैं इस एपिसोड को, इस चीज़ को मध्य धार में बीच में छोड़ता हूँ, क्योंकि इसका एक एपिसोड और बनेगा इसी लिंकिंग लॉ चैनल पे, जहाँ पे सारा का सारा केस सुलझ चुका होगा। भरोसा है हमें अभी भी इस बात पे, क्योंकि ऊपर वाला ईश्वर भी तो कहीं की न्याय करने के लिए किसी न किसी को भेजेगा ना। शायद कानून, पुलिस ना सही, सीबीआई जो है वो कुछ फ्रूटफुल आउटपुट यहाँ पे निकाल पाए। नमस्कार, जय हिंद। इस कहानी का मकसद किसी भी तरीके से आपकी भावनाओं का आहत करना नहीं था, लेकिन एक सच, एक हकीकत जो बयां करना, जो जानना हम सभी के लिए ज़रूरी है। क्योंकि हर परिवार में बेटी होती है और बेटियों की सुरक्षा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर अनजान रास्ते में जा रहे हैं, कोई लड़की अकेली जा रही है, आपको लगता है कि शायद उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, सहयोग कर सकते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि एक सही व्यक्ति 10 गलत व्यक्तियों से किसी की जान बचा सकता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।